बिहार बोर्ड प्राथमिक गणित बाय के पांडे का तीसरा लेसन एक चर में रैखिक समीकरण, जिसका हम लोग पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1। इस टॉपिक पे वीडियो लेसन बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी सहरसा के स्टूडेंट शाहनवाज के द्वारा, है ना। तो आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इससे आप सभी को बेनिफिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये बिहार बोर्ड की बुक से मैं बता रहा हूँ तो मैथमेटिक्स है ना, सवाल तो वही होंगे, है ना। तो बस एक लैंग्वेज का फर्क हो सकता है कि ये हिंदी में है और आप लोग जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं है ना, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो वही है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है एक चर में रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 3.1। इसमें जो पहले 4 क्वेश्चन है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। मैंने विकल्पों को लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। आप वो आंसर जो है उस विकल्प से चुन सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार जरूर उस प्रॉब्लम को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो जो एक्सरसाइज आप मेरा देखने वाले हैं, आप जिस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पहले उस एक्सरसाइज को बैठकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना अटमोस्ट एफर्ट कीजिए और बाद में जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको टिक कीजिए और इसके बाद मेरे वीडियो लेसन पे जाइए। हालांकि मैं लगभग सभी सवाल आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप पहले से सारे सवाल जो खुद आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करके रखें, उसके बाद मेरे वीडियो लेसन पे जाइए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2x + 7 = 13 हो तो x का मान कौन सा है ना। 2x + 7 = 13, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कन्वेंशनल प्रोसेस के द्वारा इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, 4 अल्टरनेटिव्स, उसमें से हम लोग प्रत्येक अल्टरनेटिव को माइंड में ही कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर रखकर x की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसका वैल्यू देख सकते हैं कि वो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो जाता है, तो हम बिना इसको सॉल्व किए x का वो वैल्यू जो है वो फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 2x + 7 = 13, तो 2x जो है वो अपने आप में उसमें जब 7 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 13। तो 7 में बच्चों हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, 6 ऐड करेंगे। इसका मतलब 2x जो है, 2x का वैल्यू जो है वो 6 है। x का वैल्यू अगर यहाँ हम 3 रखेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या है, x = 3। अब ये ऑप्शन जो है वहां बुक में जो भी जिस ऑप्शन में भी मौजूद है ये आंसर, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ax + b = 0 तो x का मान कौन सा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सोचिए, b इधर अगर दाएं पक्ष में जाता है, राइट हैंड साइड जाता है, तो b जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना। एंड देन ax will be equal to -b, ax = -b होगा, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, -b/a। तो कम से कम जो इतने सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को आगे भी इससे ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे, तो सॉल्व करने की आदत आप लोगों को बनी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा बच्चों वो -b/a होगा। ठीक है। और किसी भी सवाल को हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है कि नहीं, अगर ये आप लोग एग्जामिन करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, तो बस जहां x है उसकी जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। तो वहां पे आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल जाएंगे। दैट मींस कि आपने उस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तीसरा क्वेश्चन,
4x प्लस 10 बाय 5x इज इक्वल टू 1 में x का मान क्या है? 1 है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे बच्चों इक्वल है, तभी तो हमें 1 मिलेगा, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखें ताकि दोनों इक्वल हो। अब 5x x की जगह यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे बच्चों, अब जैसे कि 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 5 आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ प्लस 10 है, तो 10 से ये नंबर जब भी होगा तो वो 10 से बड़ा होगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप लोग बिना सॉल्व किए हुए। तो जो तरीका है बच्चों सोचने का वो देखिए कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है में पहले तो क्या हुआ, पहले हमने ये फिक्स किया, हम लोगों ने ये देखा, है ना, ये फाइंड किया हम लोगों ने कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जरूर सेम है, ताकि इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा। इसके लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो अंश है बच्चों, जो न्यूमरेटर है वो 10 से बड़ा है, तो हमें 5x का वैल्यू जो है वो 10 से आगे ले जाना है। तो जब 2 रखते हैं तो 5 2 जा 10 होता है, तो हमें 2 से आगे चलना है। 5 3 जा 15, है ना, लेकिन 4 को अगर यहाँ 3 रखते हैं बच्चों तो 4 दिया 12 12 10 हो जाता है 22, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5 रखते हैं, है ना। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब x के अलग अलग मान रखते हुए उसको सॉल्व करना और एक वैल्यू पे हमें वो जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी 5 रखते हैं हम लोग, 4 5 जा 20 एंड 20 प्लस 10 दैट गिव्स 30। तो हमें x का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो हमें 25 ही मिलेगा। तो अभी भी ये जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। अगर हम लोग बच्चों इसमें x का वैल्यू 10 रखें, है ना, x का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 10 50 एंड 5 इंटू 10 भी 50, तो हमें अंश और हर दोनों बराबर मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो x का मान होगा बच्चों वो होगा कितना 10, मतलब हमें अंश और हर को इक्वल करना था ताकि हमें 1 मिले। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखने से अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाते हैं। x का आंसर x की जगह पे हमें 10 प्लेस करना है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक बात और है बच्चों, कभी कभार हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो ज्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक चलना पड़ा जो वैल्यू हमें निकालना है उसके लिए। तो ये बच्चों पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस तरह से सोचता है और कितना फास्ट सोचता है। तो जिसमें आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको आसानी हो, आप उस प्रोसेस को जो है वो कैरी कर सकते हो। आप रफ में इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे और वहां पे x का वैल्यू 10 फाइंड कर सकते थे। शायद बहुत से बच्चों के लिए यह प्रोसेस जो है वो कम समय लेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन बहुत से बच्चे डायरेक्ट हो सकता है कि इसकी जगह पे 10 सोचें, है ना। तो ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों प्रोसेस है, इसका उपयोग आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि ax by b minus c is equal to 0 तो x का मान क्या होगा, है ना। x का ऐसा मान जिसके लिए इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो ये है, देखिए बच्चों, ये है माइनस सी और ये है ax by b। तो इसमें जब c सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो इसका वैल्यू जो है बच्चों, इस पूरे का वैल्यू जो है वो c के इक्वल है और x का हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू है वो c हो जाए। तो x c हो जाए, मतलब हमें c चाहिए न्यूमरेटर में, ऊपर c चाहिए और a नहीं चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर में a रखेंगे और
जो डिनोमिनेटर में b है वो भी नहीं चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर में b रखेंगे ताकि ये जो है कैंसिल आउट हो जाए, मतलब है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा c। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा cb/a। x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? cb/a। cb/a रखने से इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ax/b का वो वैल्यू हो जाएगा c, एंड c माइनस c विल गिव व्हाट? 0। देयरफॉर x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगा? x इज इक्वल टू cb/a। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर से आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक टाइप बुक में बताई गई है। अज्ञात राशि, बस एक और हो, अज्ञात राशि अननोन क्वांटिटी, मतलब जो वेरिएबल टर्म है मेरा x y z abc जो भी है इक्वेशन में, वो इक्वल टू के बस एक और हो, या तो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अभी बताए जा रहे हैं। इसमें देखिए जो वेरिएबल टर्म है 3x, x जो है वो सिर्फ इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड है, इधर जो है वो सिर्फ ज्ञात राशि है, नोन क्वांटिटी है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? 1/1 x से जो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, उसको डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप x से कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसको इक्वल टू के साइन के दूसरी ओर ले जाते हैं। जो भी वेरिएबल टर्म्स हो उसको एक और रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी ओर रखते हैं। तो सबसे पहले हाँ एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए कि जो x के साथ मतलब वेरिएबल टर्म के साथ डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है उस पे पहले हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले किस पे हम लोग जाएंगे? जो माइनस और प्लस साइन है ना, प्लस या माइनस के रूप में जो टर्म वेरिएबल टर्म के साथ जुड़े या सब्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब घटाए गए होते हैं, पहले उनको हम लोग उस टर्म से सेपरेट करेंगे। प्रोडक्ट देखिए 3x में 3 into x ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को पहले हम लोग को सॉल्व नहीं करना है ना। अगर पहले हम लोग करना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? पॉजिटिव या निगेटिव जो उसके साथ एक्सप्रेशन है उसको उससे अलग करना है, इक्वल टू के साइन के राइट साइड ले जाना है। कन्वेंशनली हम लोग राइट साइड कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं और वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखते हैं। दिस इंप्लाइज x। अब देखिए यहां पे जब हम लोग आ गए तो अब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म x वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा, जो व्यंजक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये जो बीजीय व्यंजक है 3x, इसके साथ अब कोई और दूसरा व्यंजक जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ना तो एडेड है ना सब्ट्रैक्टेड है। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब सिर्फ इसमें प्रोडक्ट साइन बचा, तो अब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, है ना। इसके पहले कुछ नहीं करना है। तो x इज इक्वल टू 21 बाय, अब ये जो था यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन, ये तो आप लोग जानते ही हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7। आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 7x minus 9 is equal to 16. This implies 7x is equal to 16 plus 9. ठीक है, पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्टेड टर्म को उससे अलग किया। This implies 7x is equal to 25. स्टेप जो है बच्चों वो बिल्कुल आप लोग स्किप मत कीजिएगा, है ना। अभी आप लोग एकेडमिक फेज में हो, कंपटीशन का एग्जाम, अभी कोई कंपटीशन में आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, तो यहाँ जो हमें
पेपर पे जो वर्क करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हमें कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना है ना। आप लोगों की जो मार्किंग होगी वो प्रत्येक स्टेप पे होगी, तो कोई भी स्टेप आप लोग स्किप मत कीजिए। 7x इज इक्वल टू 25 है ना, तो अब x इज इक्वल टू 25/7। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस वाज 2x/3 इज इक्वल टू 18। 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे कोई भी टर्म जो है बच्चों वो वेरिएबल टर्म के साथ ना तो एडेड है ना सब्ट्रैक्टेड है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो वहां पे अगर हमको प्रोडक्ट और डिवीजन में चुनना है कि पहले कौन सा टर्म हम अलग करें, तो हम लोग प्रीफर करेंगे सबसे पहले जो डिवीजन वाला टर्म है ना, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सबसे पहले सेपरेट करेंगे। दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 18 into 3, okay, and this implies x is equal to 18 3s are 54 by 2 27, and this will be x is equal to 27. This is your answer. Next question, question number 8। ये है बच्चों आप लोगों का 3 इंटू होल ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ब्रैकेट यानी कोष्ठक में आपका टर्म है x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम लोग किसको सेपरेट करेंगे बच्चों? क्या -1 को सेपरेट करेंगे या 3 को? -1 को अभी हम लोग इससे सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो इमीडिएट टर्म है उसके साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसके साथ कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है बच्चों, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग ये जो मल्टीप्लाइड टर्म है, प्रोडक्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट करेंगे। 3 को हटाएंगे, यहाँ से 3 को सेपरेट करेंगे। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3 एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8/3 प्लस 1 एंड दिस विल बी x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 11/3। दिस इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 5x/7 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं इससे सबसे पहले एक छोटी सी लेकिन बड़ी बात आप लोगों को बतानी है कि हम लोग जो प्लस का साइन लिखते हैं या जो माइनस का साइन लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव साइन है, प्लस का जो साइन है, वो ठीक बाई के साइन के एकदम सामने है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जल्दबाजी में अक्सर हम लोग, अगर ये बाई का साइन है तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। जैसे 5x बाय, है ना, हम लोगों ने 5x/7 लिखा और बाई का साइन थोड़ा सा आगे लिखने के क्रम में निकल गया। हम लोगों ने +3 को यहीं पे प्लस लिख दिया, है ना, और यहीं पे 3 लिख दिया। तो ये तरीका जो है बच्चों वो सरासर गलत है ना तो यूं लिखना है और ना हम लोगों को यहाँ प्लस कर देना है। ये प्लस का साइन बिल्कुल इसके बीच में, एक अपॉन का साइन जो है, बाई का जो साइन है उसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए। हम लोग कभी कभी 5x/7 प्लस 3 अगर है तो इसको हम लोग कभी कभी यूं भी बच्चे लिख देते हैं 5x प्लस 3/7,
वो पढ़ भले ही इसको रहे हैं 5x/7 + 3, लेकिन एक्चुअली ये हो गया है बच्चों 5x + 3/7। तो आप लोग जब ये लिखें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि y का जो साइन है उसके बिल्कुल बीच में इक्वल टू का साइन हो, बिल्कुल बीच में माइनस का साइन हो और प्लस का साइन हो। y के साइन के ठीक सामने इक्वल टू का साइन, एकदम बीचों बीच माइनस का साइन और प्लस का साइन हमें इस तरह से लिखना चाहिए, है ना। इसका ध्यान जरूर रखें बच्चों आप लोग। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन मौजूद है सवाल में, है ना, वेरिएबल टर्म के साथ एडिशन मौजूद है। तो एडिशन हम लोग सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो 5x/7 = 8 - 3। और अगले स्टेप में हम लोग अब डिवीजन को सेपरेट करेंगे। 5x = 8 - 3, 5 एंड जो 7 यहाँ डिवीजन था, है ना, डिवाइडेड था, वो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 5 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 5x को ये डिवाइड कर रहा था, यहाँ आने के बाद ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में अब कुछ नहीं बचा, बस प्रोडक्ट बचा है। तो हम लोग प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं, 5 को राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, ये हो जाएगा 35/5 एंड दिस इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत बच्चे, कभी कभी टीचर्स भी ये 5 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसको यहाँ यहीं पे काट देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, है ना। एक्चुअली हम लोग जो 5 × 7 = 35 करते हैं और यहाँ इसको काट के 7 लिखते हैं, ये तरीका ये भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इतना जो है हम लोग कैरी कर सकते हैं, इतना हम लोग ये क्षम्य है ना, इतना हम लोग सवाल बनाने के दरमियान हम लोग करते हैं। लेकिन इस तरह से कभी भी आप लोग इक्वल टू के दोनों तरफ डायरेक्ट मत काट दिया कीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है कि अगर इनटू में है तो दोनों तरफ हम लोग जो है उसको काट देंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिए आप लोग। तो चलिए चलते हैं इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। x/2 - 2/3 = 5/4। बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है -2/3 का x/2 के साथ। तो हम लोग सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। x/2 = 5/4 + 2/3। दिस इंप्लाइज x/2, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 = 12 एंड 3 5 = 15 और 3 4 = 12, 4 2 = 18, 4 2 = 8। This implies x/2 = 15 + 8 बच्चों 23/12 and this implies x = 23/12 into 2. This implies x = 23/6. ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। यहां से जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें जो अननोन क्वांटिटी है मतलब x आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसमें भी, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है ना। तो चर राशि जो है वो चर राशि दैट मींस वेरिएबल टर्म वो बराबर के साइन के दोनों ओर मौजूद है, और अचर राशि तो खैर वो हो ही सकती है दोनों ओर। तो हमें क्या करना है,
हमें सबसे पहले दिमाग में यह रखना है कि हमें चर राशि को, जितनी भी चर राशियां हैं, जितने भी वेरिएबल टर्म हैं, एक्स वाले टर्म, उनको बराबर के बाईं ओर लाना है, और जो अचर राशियां हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको इक्वल टू के साइन के दाईं ओर ले जाना है। अब जैसे इस सवाल को लें, इस सवाल में बच्चों अब ये बताइए कि क्या हम लोग अभी एबल हैं x को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाने के लिए? नहीं, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है ना। अभी हम लोग अगर इसकी बात करें तो ना इस एक्सप्रेशन में हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि वेरिएबल टर्म क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, नहीं कर सकते हैं, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको 7x माइनस 35 लिख दें और इसको 5x माइनस 40 लिख दें तो जरूर कर सकते हैं। अब हमारे पास एकदम क्लियरली 7x है और 5x है, जो कि वेरिएबल टर्म्स हैं और इक्वल टू के दो और हैं, हमें इनको एक और करना है, और साथ ही जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी एक साइड ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल टर्म्स को लाएंगे। 7x तो था ही यहाँ पहले से, 5x जो है वो यहाँ प्लस था बच्चों, इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और -40 RHS में राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद था, -35 है, उधर जाएगा तो +35 हो जाएगा, और दिस विल बी 7x माइनस 5x विल गिव 2x, और दिस इज इक्वल टू -40 प्लस 35, दैट मीन्स -5, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू -5/2 एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर वेरिएबल टर्म्स इक्वल टू के दोनों और भी मौजूद हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग बस अपना जो बेसिक फंडा है उसको दिमाग में रखेंगे, उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको वेरिएबल से अलग करना है। और ऐसा कोई भी स्टेप जब वेरिएबल टर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा तो उस कंडीशन में इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ जो भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है बच्चों, दैट इज द वैल्यू फॉर x, वही है x का वैल्यू, है ना। x जब अकेला बच जाएगा, हमको क्या करना है, x को अकेला कर देना है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहने देना है। और जैसे ही हम लोग इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। बस हम लोगों को सबसे पहले ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, हम लोगों को सबसे पहले जो है सिंप्लीफाई करना है। दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 1 2 3 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है बच्चों इसमें, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोग बीजीय व्यंजक पहले आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है, मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं 5 को भी बीजीय व्यंजक बोल रहा हूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसके लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में जाएं और फिर से एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग बच्चों ले लीजिए, कोई बहुत खास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ जो भी है 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें हमें क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड करना है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है, तो 2x माइनस 1 एंड जो माइनस साइन था वो हो जाएगा प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप लोग जानते हैं कि कोष्ठक यानी ब्रैकेट के बाहर अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्ह साइन मौजूद है तो क्या होता है, ब्रैकेट के साइन के भीतर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, है ना। एंड दिस विल बी -3 into +1 will give -3 into +x will give -3x. okay, now 2x plus 2x, पहले अब देखिए यहाँ पे 2x वाले टर्म है तो अभी हम लोग x इधर उधर नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x plus 2x is equal to 4x minus 1 and 5 minus 3 is equal to 2 minus 3x, है ना। अब
बिल्कुल ये सवाल जो है बच्चों अब इसकी तरह हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4x + 3x = 2 + 1, this implies 7x = 3 and this implies x = 3/7 and this is the answer। ओके, तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक प्रिंसिपल है क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोगों को मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 6 × होल ऑफ 3m - 1 प्लस 3 × होल ऑफ 2m + 3 = 1 - 7, है ना। तो ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख के या ब्रैकेट्स देख के घबराना नहीं है ना। ये सवाल यहां शुरू करें और इतना लंबा लिखते हुए यहां तक आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कूल रहना है और जो हम लोग कर सकते हैं, जो रूल हमें पता है, जो फंडा हमें पता है, हमें बस उतना करते जाना है, सवाल खुद ब खुद बनेगा, है ना। तो कभी भी लंबे सवाल को देखकर सिर नहीं पकड़ना है ना। रिलैक्स रहिए और जो आपको पता है उतना करते जाइए, सवाल बिल्कुल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में क्या है, हम लोग इतना कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़े। दिस विल बी 6 × 3 18m, 6 × -1 -6 + 3 × +2m, 6m + 3 × +3 +9, दिस विल बी। देखिए बच्चों, मैंने कितना लंबा एक्सप्रेशन लिखा है, कितना लंबा मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ से कितनी दूर तक मैंने लिखा है, यहाँ मैंने शुरू किया, यहाँ तक मैं गया हूँ। लेकिन आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये मेरा माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन और फिर इक्वल टू का साइन और माइनस साइन। क्या कहीं भी कोई भी साइन ऊपर नीचे हुआ है? नहीं हुआ है। और यही स्टेज आपको अचीव करना है ना। कभी भी हो सकता है सवाल बनाने में अभी थोड़ी सी देर लगे, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप अभी कैरी करोगे तो आगे चल के कोई भी जो आपके द्वारा बनाया गया, सॉल्व किया गया सम देखेगा तो उसके मुंह से एक बार वाह जरूर निकलेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि माइनस, प्लस, इक्वल टू, ये सारे साइंस जो हैं और बाई का साइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल एक शीट में हो। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस विल बी 18m, हम लोग इतना कर सकते हैं, 18m और 6m को हम लोग लिखेंगे 24m और -6 और +9 जो होगा बच्चों वो कितना होगा, +3 एंड दिस विल बी 1 - 7m, है ना। अब हम लोग इसको 24m -7 इधर आएगा, +7 हो जाएगा 1 और ये जो +3 था वो इधर जाएगा, -3 हो जाएगा एंड दिस विल बी 31m = -2 and so m will be what? m will be -2/31 and this will be your आंसर, है ना। m का वैल्यू क्या होगा बच्चों, -2/31 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 14। x + 3 का होल स्क्वायर -x - 6 का होल स्क्वायर = 9। अब बच्चों हमारे पास दो रास्ते हैं, हम लोग a + b का होल स्क्वायर जानते हैं और a - b का होल स्क्वायर जानते हैं। उसके हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें इस फॉर्मूले पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कौन से फॉर्मूले पे जाएंगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए बेटर रहेगा, a² - b² का। यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है ये है a और x - 6 जो है वो है b। तो हम लोग जानते हैं कि a, हम लोग जानते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 जो है वो a है, x माइनस 6 जो है वो b है, तो a माइनस b जो है बच्चों वो क्या होगा, x प्लस 3 माइनस होल ऑफ x माइनस 6, इसको हम लोग रखेंगे कर्व ब्रैकेट में, फिर इंटू a प्लस b, दैट मीन्स x प्लस 3, ये a था, और प्लस x माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस x एंड प्लस 6, और ये जो हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 प्लस x माइनस 6, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट इन पेयर, है ना, और यहाँ पे x और प्लस x बचा 3 और 6, प्लस 3 प्लस 6, दिस इज 9, और ये जो है x प्लस x 2x और 3 माइनस 6 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब बच्चों यहाँ पर इस स्टेप पे पहुंचने के बाद देखिए, ये हर एक सवाल के लिए लागू नहीं होता है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे 5 होता, 4 होता, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्यों करें, जबकि हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 9 है ना, तो हमारी बुद्धिमानी किसमें है, हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को कर देंगे is equal to 9 by 9. This 9 was multiplied with 2x minus 3 and this will be what, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 जो है वो चला जाएगा डिवीजन में, this implies 2x minus 3 is equal to 1 and this implies x is equal to 2x is equal to 1 प्लस 3, स्पेस कम बचा है बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 4 by 2, है ना। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। इस सवाल का आंसर था x इज इक्वल टू 2, है ना, ये x इज इक्वल टू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज 4 into whole of 4.5x minus 3.5 is equal to 2.5x plus 17। तो मैंने कहा बच्चों सवाल को देख के कभी भी घबराना नहीं है, दशमलव है, पॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी है ना, डिफिकल्ट है या आसान है, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो किसी भी सवाल को देखिए और बनाना शुरू कीजिए, जो आप जानते हैं उतना कीजिए, सवाल खुद ब खुद बनेगा। तो 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, है ना। और एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल देंगे, 5 4 जा 20 बचा 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, ओके, दिस इज इक्वल टू 2.5x प्लस 17। तो ये सिंपली 18x है बच्चों, है ना, 18x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 17 प्लस 14, ओके। तो 18 में 2.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 18 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 16, और 16 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 15.5,
तो ये हो जाएगा बच्चों 15.5x एंड दिस विल बी 7 4 11 1 and 1 1 1 2 and 1 3 and this is equal to x, this implies x is equal to 331 by 15.5। इस कंडीशन में बच्चों यहाँ जब इस तरह का हमें टर्म मिले तो जो डेसिमल है उसको हम लोग कैंसिल करके यहाँ एक जीरो लिख डालेंगे और अब जो है बच्चों सिंपली दूसरी बार में डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल, देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन लेंथी है नहीं। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं पिछले स्टैंडर्ड में। तो 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, 5x इंटू 3 15x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर और x इंटू 1x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 25x एंड माइनस 5 इंटू 1 इसका मतलब है माइनस 5 और प्लस 40, तो ये प्लस 40 है ना। तो बच्चों 5x स्क्वायर सेम, दोनों का साइन भी सेम, तो ऐसा हो तो हम इसे कैंसिल आउट इन पेयर जो है वो इक्वल टू के दोनों तरफ जो है वो कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है ना। तो 15x सॉरी ये 15x माइनस एक्स का मतलब हो गया 14x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 25x है ना, x माइनस 25x इसका मतलब है माइनस 24x और माइनस 5 प्लस 5 इसका मतलब है प्लस 35 है ना। तो 14x और 24x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 24x इज इक्वल टू 35 प्लस 3, दिस इज 14 plus 24 4 4 8 and 2 and 1 3 38x और ये 38 है ना। बस अब क्या सवाल बन गया, x is equal to 38 by 38 and this is 1, therefore x is equal to 1 है ना। सवाल हो गया सॉल्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी सवाल है बच्चों इस टाइप का, 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3, what will we do? कुछ नहीं, हम लोगों को सबसे पहले x वाले टर्म को एक और लाना था और कांस्टेंट टर्म को एक और लाना था। ओके 3 and 15 का एलसीएम क्या होगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, x 15 1 जा 15 तो 7x हो जाएगा, दिस विल बी 4 and 10x minus 7x will give 3x by 15 and this is 4। now क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो डिवीजन है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा डिवीजन में, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर के हिस्से में। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 15 बाई 3
अगेन बी केयरफुल बच्चों, देखिए अभी भी मेरा जो इक्वल टू का साइन है, इनटू का साइन है और बाई का साइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, आप लोग इसका हमेशा ध्यान रखिए, है ना। 3 5 जा 15, x will be 20 and this is our answer, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो लेसन को फिनिश करते हैं। अगले वीडियो लेसन में हम लोग इससे आगे के सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज थी ये बिहार बोर्ड की बुक से ली गई है ना, बिहार बोर्ड के लिए लिखी गई बुक से ली गई है, हिंदी मीडियम में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये आप सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो फंडा आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। आप भी देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कि मेरा हर वीडियो लेसन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए आप लोगों को, और आप लोग जल्दी से उसे देख पाओ, है ना। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए बच्चों, इससे चैनल को काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि लाइक जब आपका मुझे मिलता है तो मेरे वीडियोस जो हैं उन्हें ज्यादा व्यू मिलेगा, वे जो सर्च लिस्ट है उसमें वो वीडियो ऊपर जाएंगे, तो इससे आपके चैनल को हेल्प मिलेगा। तो वीडियोस को देखने के समय लाइक जरूर किया कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेसन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, जिसका नाम है